क्योंकि सरकार को लगता है जब हिंदू मुस्लिम करने से, अगड़ी पिछड़ी करने से, धार्मिक उन्माद फैलाने से अगर वोट लोग दे देते हैं तो पुल और सड़क अस्पताल की क्या जरूरत है। कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जो तमाम संगठन दल इस तरह के लफंगों का जो भीड़ जुटा रही है, ये कल के लिए देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाले हैं। पूरी तरह से भारत ने दीपक का सपोर्ट किया है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि प्राइम मिनिस्टर का ऐसे लोगों से क्या रिश्ता हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर महिलाओं से डर जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मसूद आलम खां साहब, और आज हम मसूद आलम खां साहब से बात करेंगे जो देश में पिछले कई दिनों से ट्रेंडिंग में चल रही न्यूज़ के बारे में। तो सर, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया है कि कांग्रेस की जो सांसद महिलाएं थी वो संसद में हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रही थी, मेरे साथ वहाँ पे कुछ अनहोनी होने की आशंका थी। देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री जी खुलेआम कहते हैं हम 56 इंच की छाती लेके चलते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर महिलाओं से डर जाएगा तो देश की सीमाओं पर लोगों से लड़ने के लिए, हम दुश्मनों से लड़ने के लिए कहां से कलेजा लाएगा, कहां से कलेजा लाएगा। प्रधानमंत्री जी के ऊपर तमाम आरोप हैं, जैसे आपको मालूम है इस वक्त एप्स्टीन फाइल का बहुत बड़ा मुद्दा पूरी दुनिया में है। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं का नाम आया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी का भी नाम आया है। तो इसलिए तमाम मुद्दे, देश में तमाम मुद्दे, SIR पे तमाम मुद्दे, तो इस सारे मुद्दों पर वो जवाब देने से बचने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमें महिलाएं हम पर हमला कर देती। ये बड़ी अफसोस की बात है, ऐसा नहीं। और सर, ओम बिरला साहब ने भी कहा कि मुझे भी इस बात की आशंका थी कि ये महिलाएं मोदी जी के साथ कुछ अनहोनी कर सकती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। देखिए, बिरला जी के पीछे छुपने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बिरला जी के पीछे छुपने का है ना, उन्हें देश को जो संसद में सबसे बड़ी पंचायत है वहां पर जो विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए था। अच्छा सर, जैसे कि एप्स्टीन फाइल एक निकल कर आई है जो कि अमेरिका का एक व्यक्ति है एप्स्टीन नामक, और उस व्यक्ति का जो है अगर इतिहास आप उठाकर देखेंगे तो यौन शोषण करना, छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप करके उनके साथ बड़े नेताओं को, बड़े जो लीडर्स हैं, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको कहीं ना कहीं उन लड़कियों के पास वो व्यक्ति भेजता था। तो ऐसे व्यक्ति से प्रधानमंत्री मोदी का क्या संबंध हो सकता है? ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है, ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो इतना क्रूर है, जो 13 साल 14 साल की बच्चों को यूरोप के तमाम कंट्री से किडनैप कराता था और ला करके तमाम अपने आइलैंड्स पे बिजनेसमैन और बड़े उद्योगपतियों और बड़े नेताओं को परोसता था, है ना। तमाम उसमें लोगों, बच्चियों की जान भी गई है। इतना क्रूर, इतना अत्याचारी आदमी, जिसको जेल भी हुई, जिसके ऊपर मुकदमे लिखे गए, उससे आखिरकार प्रधानमंत्री जी का कौन सा संबंध होना चाहिए? जाहिर सी बात है वो मर गया, वो जिंदा भी नहीं है। तो इसने जो भी सारे नेताओं के खिलाफ लिखा है उसमें प्रधानमंत्री जी का कई बार जिक्र है, हमारे और लोगों का। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि प्राइम मिनिस्टर का ऐसे लोगों से क्या रिश्ता हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है ना। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को इस पर अपनी जनता को सच्चाई बताना चाहिए और एक व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। अभी हम देख रहे थे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भी नाम आया उसमें। तो वहां की सत्तारूढ़ दल जो पार्टी है उसने ये लगभग ये कहा है कि नहीं, इनको प्रधानमंत्री को हट जाना चाहिए। तमाम यूरोप में हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े पदों पर लोग थे जिनका नाम आया वो रिजाइन दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ इतनी मोटी चमड़ी है लोगों की कि उन्हें किसी शर्म महसूस नहीं होती। और ये देश में इतना बड़ा, मतलब देश के ऊपर देखिए, प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं। और जो शर्म की बात है वो 140 करोड़ भारतीयों के लोगों के शर्म की बात है कि एप्स्टीन जैसे दुराचारी, कुकृत करने वाले व्यक्ति का माननीय प्रधानमंत्री से संबंध है या था। और सर, उस फाइल में एक लाइन मेंशन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल गए थे और वहां पर किसी को इन्होंने खुश करने के लिए डांस किया, गाना भी गाया। नहीं, विपक्ष तो यही पूछ रहा था ना कि जो फाइल में, जो मेल में लिखा है, प्रधानमंत्री जी आके बताएं कि सच है कि गलत है। भाई, जब तक हम तो प्रधानमंत्री जी बोल दे, भाई कौन बोल रहा है नहीं मतलब है। अगर एक आरोप लगा है उस पर प्रधानमंत्री जी को सदन में सवाल जवाब देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी उससे छुप के भाग गए, तो जाहिर सी बात है अगर भाग रहे हैं तो लोग मानेंगे कि जो कहा गया वो सही।
अच्छा सर, जैसे कि अभी उत्तराखंड का एक मामला निकल कर आया, एक व्यक्ति है जिसका नाम है दीपक, और उसी के पड़ोस में एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का कपड़े का दुकान था। ये हिंदू संगठन के लोग जाते हैं उस व्यक्ति से, कहते हैं कि आप अपनी दुकान का नाम बदल दीजिए। उस व्यक्ति के सपोर्ट में वो दीपक जो व्यक्ति था वो आता है और वो कहता है कि मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। जिसके बाद आज उस दीपक के ऊपर पुलिस के द्वारा FIR भी दर्ज किया जा चुका है और कहीं ना कहीं उसे एक बहुत बड़ा सपोर्ट करने का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। समाज ने पूरी तरह से, भारत ने दीपक का सपोर्ट किया है। सभी सामाजिक बुद्धिजीवी लोगों ने दीपक की सराहना की है। उसने ऐसा नहीं नाम बोला। जब वो लफंगे थे, उन लफंगों ने उनसे कहा कि जो बाबा आपकी दुकान है ड्रेस और मैचिंग सेंटर जो बच्चों के कपड़े की, इसका नाम बदल दीजिए। उन्होंने कहा भाई 30-35 साल से हमारा नाम है, इसमें बाबा तो सब में होते हैं। हमारे यहाँ जितने पीर बुजुर्ग हैं हम लोग बाबे कहते हैं। हजारों की तादाद में इस मुल्क में जो बुजुर्ग हैं, मुसलमानों में पीर हैं, जिनकी मजारें, सबको बाबा कहा जाता है। हिंदू में भी बाबा। और ये बाबा शब्द पहले मान के चलिए, पहले इसको गूगल पे देखें। ये बाबा शब्द अरेबिक, फारसी और टर्की से मिला है। ये संस्कृत का शब्द बाबा नहीं है। किसी भी वेद पुराण में आप देखिए, किसी भी धार्मिक में जिसमें बाबा शब्द आया हो, तो बाबा शब्द तो बाहर से आया हुआ है। उसको सब लोगों ने इस भारतीय संस्कृत में अपनाया। हम लोग भी अपने पूर्वज को बाबा कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं, है ना। तो ये भारतीय संस्कृत का बाबा जो शब्द था, एक हिस्सा था कि जो बुजुर्ग होगा उसे बाबा कहा जाएगा। जब उन लोगों ने इसने विरोध किया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने पूछा हमारा नाम क्या, आपका नाम क्या है, तो उसने एक मोहम्मद दीपक कुमार भी कहा, लेकिन मोहम्मद दीपक कुमार रखा था, ताकि उनको लगे कि नहीं, इस देश में अभी भाईचारा जिंदा है। आप एक दूसरे की मदद करने की जो परंपरा हजारों साल से रही वो जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को, इस प्रदेश को एक बहुत खतरनाक मोड़ पर लेके जा रही है, जहां पर युवाओं के मन में, दिल में, जहन में इतनी जहर भरी जा रही है कि जिस दिन वो विस्फोट होगा तो उस दिन देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि 1980 के दशक में जब पाकिस्तान ने उग्रवादी, आतंकवादी और मुजाहिद बनाना शुरू किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि अफगानिस्तान भेज रहे हैं, रूस से लड़ रहे हैं, फलां से लड़ रहे हैं, भारत भेज रहे हैं, कश्मीर में भेज रहे हैं, भारत से लड़ रहे हैं। ठीक, तो कुछ दिन तो उन्होंने काम किया, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब जो शरिया है वो पाकिस्तान में लागू हो। ठीक है, अब सरकार तो वहां डेमोक्रेसी का जो नियम है उनके संविधान में शरिया का नहीं, क्योंकि शरिया नहीं लागू होगी, हमारा संविधान लागू होगा पाकिस्तान में। अब आज आप देख रहे हैं उसको लेकर के रोज सैकड़ों आदमी वहां पर बम ब्लास्ट में मरते हैं। वही लोग मारते हैं, कोई दूसरा मारने नहीं जाता है। वही जिसको पाकिस्तान ने पैदा किया, जिसे पाला पोसा, जिस आतंकवादियों को, जिस उग्रवादियों को जो जेंस की बनाई, आज उन्हीं पर हमला कर रहे हैं, उन्हीं के लोगों को मार रहे हैं, उन्हीं के फोर्सेस को मार रहे हैं। इसी तरह से ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जो तमाम संगठन दल इस तरह के लफंगों का जो भीड़ जुटा रही है, ये कल के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाले हैं। इसलिए हमारी तमाम बुद्धिजीवियों से अपील है कि इस देश को हमेशा जो एक भाईचारा, सद्भाव, गंगा जमनी तहजीब का ये देश एक मिसाल रहा है, जहां पर कानून का राज रहा है। इस देश में संविधान का राज और कानून का राज कायम रहे, ताकि देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे। अगर इस तरह की जो घटनाएं हैं या इस तरह की प्रवृत्ति है कि जो चाहे बोलें, जो चाहे करें, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इस पे अंकुश लगाना जरूरी है। अच्छा सर, यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसा कि बीजेपी विपक्षी पार्टियों पे अक्सर आरोप लगाती है कि देश को जातिवादी में बांट रही है, लेकिन इस मुद्दे को अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी ही देश को अलग अलग जातियों में बांटने का काम करती है। बीजेपी कर रही है। अभी क्या हुआ, अभी वर्तमान में देख रहे हो, अगला पिछड़ा लड़ा दिया। कौन लड़ाया? बीजेपी लड़ा दिया। तो ये बीजेपी अभी तो हिंदू मुसलमान लड़ा रही थी। अब उसको लगा कि नहीं, 3 बार सरकार हमने बना लिया, 2 बार सरकार बना लिया, यूपी में 3 बार केंद्र में बना लिया। अब इसमें हो सकता है कि आगे यूपी में, चूंकि उन्होंने देखा कि 2024 में हार हुई हमारी, तो उन्होंने लगा कि हिंदू मुसलमान से काम नहीं बन रहा है, तो उन्होंने अगला पिछड़ा लड़ा दिया, है ना। तो ये सिर्फ नफरत का पैदा करना है, ये किसी के नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी के नहीं है, ये सरकार बनाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। और सर कहीं ना कहीं जो यूजीसी बीएलआई आपके पीडीए को काउंटर करने के लिए, देखिए पीडीए एक काउंटर है, पीडीए एक स्वाभाविक रूप से एक समूह है जो इस सरकार में उत्पीड़न का जैसे जो इसमें सरकार में जो उसका सामना करता है, जैसे
प्रताड़ित किया जाता है, जिसे हक इंसाफ नहीं दिया जाता है, उस समूह का नाम पीडीए है। उसमें पीडीए में पत्रकार भी है या और जो भी है, महिलाएं, छात्र हैं, नौजवान हैं, जिनको हक नहीं मिल रहा है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जिनको पुलिस परेशान कर रही है, जिनको सरकार परेशान कर रही है, वो सब लोग पीडीए का हिस्सा है। अच्छा सर, जैसे कि अपने हम गोंडा जिले की बात करें, गोंडा जिले से जो लखनऊ को मार्ग जोड़ता है, उस रास्ते में एक नदी पड़ती है घाघरा नदी, उसके ऊपर एक पुल है और उस पुल को ऐसा कहा जा रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा कि इसे मरम्मत की ज़रूरत है और इस पुल को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाना चाहिए। तो क्या बीजेपी सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार, एक नए पुल की निर्माण वहाँ पे नहीं करवा सकती है? पुराने पुल को क्यों लगातार मरम्मत करना और फिर वो कुछ दिन बाद खराब हो जाएगा? देखिए, अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि पीपा 1980 से पहले, इस 1980 में पुल बना है, उससे पहले पीपा का पुल था। तो सरकार कह रही है हम आगे जा रहे हैं 22वीं सदी में, है ना, और हम फिर 21वीं सदी में पीपा का पुल वहां बनाएंगे, है ना। चूंकि सरकार को लगता है जब हिंदू मुस्लिम करने से, अगड़ी पिछड़ी करने से, धार्मिक उन्माद फैलाने से अगर वो लोग दे देते हैं तो पुल और सड़क अस्पताल की क्या जरूरत है? उनकी सोच में ही विकास नहीं का मुद्दा नहीं है ना। वरना एक पुल भाई ये होना चाहिए था कि स्वीकृत होता, ठीक है, आप पीपा डाल देते कि ऑप्शन लिए हम बना रहे, और एक नए पुल का तत्काल घोषणा होना चाहिए था। हमारे पूरे मंडल नहीं, 4 जिले न कहिए, उसी रोड पर सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर के लोग जाते हैं, है ना, कम से कम 7 जिले के लोग उधर से जाते हैं। वो पुल टूटेगा तो हमारा ये नेपाल, उसी रास्ते से नेपाल को लोग जाते हैं, नेपाल को जाने का उसी रास्ता है। तो एक देश से कट जाएगा, एक नेपाल देश से हमारा संपर्क कटेगा, राजधानी लखनऊ का, और इधर से जितने जिले हैं इनका संबंध कट जाएगा। या तो 70-80 किलोमीटर घूम करके 90 किलोमीटर फैजाबाद से जाएंगे, जैसे पहले जाया करते थे जब अखिलेश जी ने सरकार सड़क नहीं बनवाई थी 4 लेन तब तक। तो इसलिए हम सभी इस मंडल के अपने सभी माननीय सांसद और सभी सम्मानित विधायकों से कहना चाहते हैं, क्या मुख्यमंत्री जी से कहिए कि ये बहुत जरूरी है। घाघरा का पुल इन 6 जिलों का लाइफ लाइन है ना। उस लाइफ लाइन को बचाए रखने के लिए या उससे एक दूसरा पुल बनाने के लिए तत्काल उसे स्वीकृत होना चाहिए, इसकी मरम्मत भी हो और ऑप्शन में पीपे का पुल बने। लेकिन मुझे लग रहा है कि पीपे के पुल पे ही चल रहा है सबको, क्योंकि सरकार ने कभी नहीं कहा कि नया पुल निर्माण करेंगे, है ना। तो चूंकि पुल में पैसा लगता है तो जाहिर सी बात है, पैसा लगाने से सरकार को उसे सोच रही है कि हम क्या लगा करके इसे विकास, उससे मुद्दा भी नहीं सरकार का। सरकार कभी विकास के मुद्दे पर भाजपा ने वोट ही नहीं मांगा, तो क्यों पुल बनाएंगे?